Hello everyone, welcome to our channel Agri Addict. I am your mentor Vivek Kumar, MSc scholar at ICRI New Delhi in the Department of Genetics and Plant Breeding. I have secured All India rank 8 in this year ICAR PG examination in the subject group of Plant Science and also cleared CUT PG examination with 247 marks out of 300. I have done my undergraduation from Bihar Agriculture University Sabor with overall GPA of 8.92. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डिजीज ऑफ लाइव स्टॉक के बारे में, जो जितने भी हमारे लाइव स्टॉक की डिजीज, जैसे कि हम लोगों ने कैटल के बारे में देखा था, सीप एंड गोट के डिजीज के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो डिजीज ऑफ फाउल, यानी कि जो पोल्ट्री में होने वाले डिफरेंट डिजीज जो हैं उनके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वैक्सीनेशन शेड्यूलिंग के बारे में, वैक्सीनेशन शेड्यूलिंग के बारे में आज देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले डिजीज ऑफ फाउल को। ठीक है, डिजीज ऑफ फाउल बोल लीजिए या फिर इसको जो है सो मतलब चिकन। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा डिजीज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है न्यूकैसल डिजीज। न्यूकैसल डिजीज में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि हॉर्स चर्प्स होने लगता है चिकन में, और नॉस्ट्रिल्स, उनके जो नाक है जो उनसे क्या होने लगता है, वाटरी डिस्चार्ज होने लगता है, और उनको जो गैस्पिंग का सिम्टम होता है वो देखने को आपको मिलेगा, यानी उनको बहुत दिक्कत होती है सांस लेने में, और जो उनका फेस वाला हिस्सा है वहाँ पे आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगा। कुछ केसेस में आपको जो है सो पैरालिसिस भी उनमें देखने को मिल सकती है। नेक ट्विस्टिंग भी इस केस में देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी अफेक्ट होता है। और मोर्टेलिटी की बात करें तो 10% से लेकर के 80% हो सकता है। इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें पैथोजेनिसिटी कितना है, यानी कितना ज़्यादा डिजीज जो है सो मतलब स्प्रेड कर चुका है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे साइन देखें तो यहाँ पर क्या होता है, वो स्नीजिंग का सिम्टम देखने को मिलेगा, नेजल डिस्चार्ज रेगुलर होगा, वो रेगुलरली उनमें कफिंग देखने को मिलेगा, और ग्रीनिश डायरिया, जब उनका स्टूल आप लोग चेक करिएगा तो उसमें जो है सो ग्रीनिश डिस्चार्ज होगा उनसे। उनमें डिप्रेशन के कुछ सिम्टम देखने को मिलेंगे, मस्कुलर ट्रेमर देखने को मिलेगा, और विंग्स का ड्रूपिंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और कंप्लीट पैरालिसिस भी, सीवियर अगर केस होगा तो कंप्लीट पैरालिसिस हो सकता है, और 10 to 80% का इसको मोर्टेलिटी देखने को मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। तो हम लोग अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो न्यूकैसल डिजीज का जो है सो कोई ट्रीटमेंट अभी तक देखा नहीं गया है, लेकिन सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो इस केस में हो सकता है, उसको अगर बचाना है तो आप एंटीबायोटिक्स जो है सो मतलब दे सकते हैं 3 से 5 दिन तक दे सकते हैं, ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन को आप प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, और अगर चिक्स की बात करें तो अगर आप ब्रूडिंग टेम्परेचर को 5 डिग्री फ़ारेनहाइट से इंक्रीज कर देंगे तो ये इसका जो है सो प्रभाव आपको देखने में के लिए कम मिल सकता है। प्रिवेंशन की बात करें जाए तो प्रिवेंशन में इसका एक ही उपाय हो सकता है, जैसे कि आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं, सैनिटेशन को आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और बायोसिक्योरिटी प्रोग्राम, जो बायोसिक्योरिटी प्रोग्राम होता है उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। बायोसिक्योरिटी प्रोग्राम क्या होता है कि जो आपका जितने पैथोजेन वगैरह है उसके लिए रेगुलरली आपको जो है सो सैनिटेशन प्रोग्राम, सैनिटेशन, इसके बाद से बेटर मैनेजमेंट, बेटर केयर एंड मैनेजमेंट, उसमें आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, रेगुलर वैक्सीनेशन। इसके बाद से जो डिजीज जो है आपके डिजीज चिक्स हैं या फिर ग्रोअर है या फिर लेयर है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अब उसके ग्रुप से अलग कर दीजिए। उनको ग्रुप में नहीं रखना, उनको जो जितने भी डिजीज एनिमल आपको दिख रहे हैं उनको आपको क्या करना है, उनको डिजीज वाले को ग्रुप से अलग करके रखना है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट प्रिवेंशन, एंटीबायोटिक्स को 3 से 5 दिन तक दे सकते हैं आप, और फ्लॉक्स का आप क्या करा सकते हैं,
वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो ये रहा हमारा न्यू कैसल डिजीज। अब हम लोग नेक्स्ट डिजीज की तरफ चलते हैं, वो हमारा मारेक डिजीज। मारेक डिजीज को ना एक तरह का एवियन कैंसर भी माना जाता है। इसमें क्या होता है कि ट्यूमर्स हो जाता है आपके नर्व्स में क्या हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, वो लेमनेस आपको देखने को मिलेगा अपने चिकन में, और पैरालिसिस देखने को मिलेगा। लेमनेस और पैरालिसिस होता है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना कि एक तरह से इसको कैंसर क्यों बोला जाता है, नर्व्स में क्या हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है। ठीक, ट्यूमर आपको जो है सो आइज में भी देखने को मिल सकता है, और इसमें क्या होता है कि ग्रे आइरिस और मिसहैपन प्यूपिल देखने को मिलेगा। ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा आपको, जैसे कि मिसहैपन प्यूपिल का मतलब क्या हुआ कि इरेगुलर शेप्ड हो जाएगा आपका प्यूपिल। कैसा हो जाएगा, इरेगुलर शेप हो जाएगा। लीवर में भी ट्यूमर देखने को मिल सकता है, किडनी, स्प्लीन, गोनार्ड्स, पेनक्रियाज, प्रोवेंट्रिकुलस, लंग्स, मसल्स और स्किन में जब आपका जो है ट्यूमर देखने को मिलेगा तो इनकोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा, पेनलेस देखने को मिलेगा, वीक लेबर्ड ब्रीदिंग, यानी ब्रीदिंग में भी उनको दिक्कत होती है, और फेदर का जो फॉलिकल्स है वो आपको इनलार्ज देखने को मिलेगा। टर्मिनल स्टेज के डिजीज में क्या होता है कि पेल स्केली कॉम्स आपको देखने को मिलेगा, और ग्रीनिश डायरिया, जैसे कि पिछले डिजीज में जो था हमारा वो ग्रीनिश डायरिया, उसमें भी देखने को मिलेगा, इसमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है। और ये इसको बहुत सिमिलरली देखा जाता है किसकी तरह, लिम्फाइड ल्यूकोसिस। बट मारेक में क्या होता है कि ये मारेक जो है यूजुअली होता है 12 से 25 वीक में, लेकिन लिम्फाइड ल्यूकोसिस जो होता है 16 वीक से के एज से स्टार्ट होता है। ये कितने से स्टार्ट हो सकता है, 12 से वीक से लेकर के 25 वीक के चिकन में होता है, बट लिम्फाइड ल्यूकोसिस जो होता है वो 16 वीक के चिकन में देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट अगर बात किया जाए मारेक का, तो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। प्रिवेंशन कैसे है, हैचरी में आप उसको वैक्सीनेट करा सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन क्या होता है ना कि वैक्सीनेशन ट्यूमर फॉर्मेशन को तो रोक सकता है, बट वायरल इन्फेक्शन को ये नहीं रोक सकता है। यानी आप वैक्सीनेशन कराइएगा तो आप इसकी आप चिकन्स में ट्यूमर फॉर्मेशन को रोक सकता है, बट इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन जो होता है उसको, उससे बचाव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट डिजीज की हम बात करें तो यह है हमारा इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस। ये आप जो इन्फेक्शन जो हो रहा है सीवियर ये ब्रोंकाइटिस का, ये एज पर डिपेंड करता है, यानी इसका सीवियरिटी कितना होगा एज और इम्यून स्टेटस जो होता है हमारे फ्लो का उस पर डिपेंड करता है, और उसके अलावा इन्वायरमेंटल कंडीशन और उससे पहले और कोई और डिजीज भी है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो हमारे चिकन, जो फ्लॉक्स या फिर चिकन होते हैं वो क्या करते हैं कि फीड और वाटर कंजम्पशन, यानी खाना पीना वो डिक्लाइन करने लगते हैं, छोड़ने लगते हैं, और अफेक्टेड चिकन जो आपके होंगे वो चर्पिंग करेंगे, उनसे वाटरी डिस्चार्ज होगा आइज और नॉस्ट्रिल से, और उनको सांस लेने में भी दिक्कत होगी, लेबर्ड ब्रीदिंग आपको देखने को मिलेगा, और गैस्पिंग भी देखने को मिलेगा आपको यंग चिकन में, और ब्रीडिंग नॉइज जो होगा ना आपको नाइट के टाइम पे ज़्यादा मतलब नोटिसेबल होगा। एक प्रोडक्शन जो है सो बहुत ड्रास्टिकली अफेक्ट होता है इस केस में, और एग सेल जो होता है ना वो रफ हो जाएगा, और एग वाइट जो होगा ना वो आपको वाटरी देखने को मिलेगा। जब आपके चिकन जो है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस से सफर करेंगे तो उनका एग प्रोडक्शन ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा, एग सेल जो होगा काफ़ी रफ देखने को मिलेगा, और एग वाइट जो है सो बिल्कुल वाटरी होगा। ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, और और एक चीज़ किया जा सकता है कि एंटीबायोटिक 3 से 5 दिन तक देंगे तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है सो मतलब उसके होने की संभावना घट जाएगी। और सेम इसमें भी है जैसे कि हमारा पहले डीज में था कि अगर रूम टेम्परेचर को, जो रूम टेम्परेचर होता है ब्रूडिंग है चिकन का, उसका 5 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ा देंगे तो मतलब होता है ना कि सिम्टम कुछ हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक, प्रिवेंशन की बात किया जाए सेम वही बायोसिक्योरिटी प्रोग्राम और वैक्सीनेशन भी करा करके आप जैसे इस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डिजीज है वो है फाउल पॉक्स। ठीक है, और फाउल पॉक्स की 2 तरीके का देखने को मिलता है, एक तो अपना ड्राई फाउल पॉक्स होता है और दूसरा हमारा होता है वेट फाउल पॉक्स। ड्राई फाउल पॉक्स का कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें क्या होगा, रेस्ड वाट लाइक लेसन होगा अनफेडर्ड एरिया पे, यानी जहां पे पंख नहीं होंगे अनफेडर्ड एरिया होगा वहां पर आपको कैसा मिलेगा, रेस्ड और वाट लाइक सिम्टम देखने को मिलेगा। कहां पे आपको हेड पर देखने को मिलेगा, लेग्स पर देखने को मिलेगा, वेंट पर देखने को मिलेगा। लेइंग हेंस यानी कि जो कि एग्स दे रहे हैं उसमें क्या होगा कि एग प्रोडक्शन में आपको ड्रास्टिकली डिक्लाइन देखने को मिलेगा, ड्रास्टिक रिडक्शन इन एग प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। वेट फॉर्म में आपको क्या हो रहा है, कैंकर लाइक लेसन देखने को मिलेगा माउथ में,
फेरिंग्स में, लैरिंग्स में और ट्रैकिया में। यानी माउथ अगर ड्राई टाइप का हो रहा है तो उसमें क्या होगा, वाट लाइक सिम्टम देखने को मिलेगा अनफेडेड एरिया में, और इसके बाद जो है एक प्रोडक्शन डिक्लाइन होगा। वेट फॉर्म में क्या होगा, कैंकर लाइक इलेशन आपको देखने को मिलेगा माउथ में, फेरिंग्स में, लैरिंग्स में, ट्रैकिया में। और वेट फॉर्म में क्या होता है कि ट्रैकियल डिस्ट्रेस भी हो सकता है, जैसे कि ट्रैकियल डिस्ट्रेस मतलब इसका कैंकर लाइक इलेशन आपको जब फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया में देखने को मिलेगा तो उनको क्या होगा कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस उनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस उनमें देखने को मिलेगा। इसका भी जो है सो हमारे पास अभी तक कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक चीज़ इसमें जो है सो बाकी वो जो इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस था उसके मुकाबले ठीक है कि ये काफ़ी स्लो स्प्रेड होता है। तो वैक्सीनेशन के द्वारा आउटब्रेक को, जैसे कि हमारे एक चिकन में हो गया तो एक में हो गया, 2 में होगा, तो उसको क्या है ना कि दूसरे में फैलने में समय लगता है। तो हम क्या कर सकते हैं, वैक्सीनेशन बहुत रैपिडली इसमें करा सकते हैं। तो उसके कारण क्या होगा कि डिजीज का जो आउटब्रेक है ना उसको हम लोग रोक सकते हैं। प्रिवेंशन क्या है कि देखिए जो फाउल पॉक्स जिनको हो चुका है उनको जो है सो कन्फाइन करके रखिए अलग, ठीक है। और इसको जो है सो मतलब मॉस्किटोज वगैरह को भी कंट्रोल करने से इसमें थोड़ा सा कंट्रोल आ सकता है। जहां पर ये एक इंडेमिक है, इंडेमिक का मतलब क्या हुआ, कोई भी डिजीज अगर किसी एरिया में जो है सो मीडियम से लेकर के सीवियर फॉर्म में जो है सो रेगुलरली हो रहा है तो उस एरियाज में क्या करते हैं हम लोग, वैक्सीनेशन को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। वैक्सीनेशन रेगुलरली कराने से क्या होगा कि हमारा डिजीज का सीवियरिटी हम कम कर सकते हैं, आउटब्रेक को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा में क्या होता है, या एक दो तरीके का होता है, एक तो माइल्ड होता है और एक हाईली पैथोजेनिक होता है। माइल्ड फॉर्म में क्या होता है, इसमें क्या होगा कि एपेटाइट नहीं जो होता है उनको भूख नहीं लगेगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा, लिस्टलेसनेस देखने को मिलेगा, और इसके बाद क्या होगा, डायरिया देखने को मिलेगा, एक प्रोडक्शन इसमें भी रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर हाईली पैथोजेनिक फॉर्म में आ रहा है तो फेशियल स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगा, ब्लू कॉम जो उनका होता है हेड पोजीशन पे वो क्या होगा, ब्लू कलर का हो जाएगा और वेटलेस हो जाएगा। उनको सीवियर डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी उनको फील होगा। इसके भी ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो इसका भी कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज का है तो प्रॉपर न्यूट्रिशन, गुड हस्बेंड्री प्रैक्टिसेज और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स अगर उनको दीजिएगा तो सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का संभावना जो है सो बिल्कुल कम हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि किसी को हुआ तो किसी चिकन को हो चुका है तो अगर वो रिकवर भी कर गई है तो फिर भी हो सकता है कि वो वायरस उनके अंदर कुछ हो ही। इसके लिए भी हम लोग क्या करा सकते हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चला सकते हैं, ठीक है ना। क्वारंटाइन मेजर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए अगर ज़्यादा लीथल फॉर्म में आ गया तो क्वारंटाइन तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आपको देखने को मिलता है, कफिंग मिलेगा, स्नीजिंग, रेल्स, डिप्रेशन, साइनोसाइटिस, इमेसिएशन, फीड रिफ्यूजल, नर्वस साइंस एंड डायरिया भी आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट डिजीज की तरफ चलते हैं, वह हमारा इन्फेक्शियस लरिंगो ट्रैकाइटिस। ठीक, जो भी चिकन हमारा 14 वीक या फिर ओल्डर होता है वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं यंग चिकन से, यानी 14 वीक से ज़्यादा का चिकन जो होते हैं हमारे वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं इस डिजीज से यंगर चिकन के मुकाबले। और मोर आउटब्रेक कहाँ होता है, मैच्योर हेंस जो होते हैं उनमें ज़्यादा आउटब्रेक देखने को मिलता है। इसका फर्स्ट क्लिनिकल साइन क्या है, आपको इसमें वाटरी आइज देखने को मिलेगा। अफेक्टेड बर्ड क्या होता है, अफेक्टेड बर्ड जो होता है ना वो ज़्यादा शांत रहते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है ना, ब्रीदिंग डिफिकल्ट होने लगता है, कफिंग देखने को मिलेगा, स्नीजिंग देखने को मिलेगा, हेड जो है सो बार बार शेक करेंगे वो देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो होता है ना डिसलॉज एक्सक्लूड प्लग्स इन द विंड पाइप, उसमें क्या होगा, जो विंड पाइप होगा ना वो आपको उनमें प्लग्ड हो जाएगा, यानी ब्लॉकिंग के सिम्टम आपको देखने को मिलेगा, ठीक। बर्ड क्या करते हैं इस केस में कि अपने हेड को एक्सटेंड कर लेते हैं और नेक को, ताकि हेड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं ताकि उनको सांस लेने में जो है सो कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि उनका विंड पाइप क्या होता है उस केस में क्लॉग्ड रहता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पंप हैंडल रेस्पिरेशन। इस सिम्टम को क्या बोलेंगे हम लोग, पंप हैंडल रेस्पिरेशन। अब जब लोग सांस लेते हैं उस टाइम क्या होता है, वीजिंग और गर्गलिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। उनके जो है सो एक्सुडेट्स होंगे उसके अंदर क्या आपको निकलेगा, ब्लड का टिंच देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद देखा जाए तो उसमें क्या होता है,
एस्फिक्सिएशन होने लगता है। एस्फिक्सिएशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन कम होने लगता है तो एस्फिक्सिएशन का सिम्टम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ट्रैकिया उनका क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है, प्लग हो चुका है। ठीक, क्या हो सकता है ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, और वैक्सीनेट कर सकते हैं। ठीक, और इसके बाद क्या है, और प्रिवेंशन क्या है इसका, वैक्सीनेशन ही एक तरीका है जिससे हम इस डिजीज को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज की तरफ चले तो है हमारा एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस क्या होता है, एक्यूट डिजीज है यंग बर्ड का, और क्रोनिक डिजीज है मैच्योर में। यानी यंग वन में कैसा होता है, एक्यूट डिजीज है एक, और मैच्योर बर्ड्स में क्या है, क्रोनिक डिजीज है। यंग बर्ड को क्या होता है कि ब्रीदिंग लेने में दिक्कत होता है। ठीक, और रेस्पिरेटरी साउंड, कोई भी रेस्पिरेटरी साउंड एसोसिएटेड नहीं है एस्परजिलस के साथ, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक रेस्पिरेटरी साउंड एसोसिएटेड नहीं है। फीड कंजम्पशन इस केस में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, और पैरालिसिस भी देखने को मिल सकता है, और कन्वर्जन जो होता है ना, या फिर कन्वर्जन जो कि फंगल टॉक्सिन से होता है वो देखने को मिल सकता है। यंग बर्ड में जो मोर्टेलिटी देखा जाए तो एवरेज 5 to 20% के अराउंड होता है, बट 50% के आसपास भी अगर डिजीज ज़्यादा सीवियर फॉर्म में आ गया तो 50% के अराउंड भी आपको देखने को मिल सकता है। मैच्योर बर्ड में अगर देखा जाए तो मैच्योर बर्ड में तो क्रोनिक होता है डिजीज, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है, फीड कंजम्पशन उन लोगों का रिड्यूस हो सकता है, और जो उनका स्किन होगा वो ब्लू या फिर डार्क कलर का हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोसिस। नर्वस डिसऑर्डर भी देखने को मिलेगा, जैसे कि ट्विस्टेड नेक जो होता है कुछ बर्ड में देखने को मिलेगा। और जो हमारे मैच्योर बर्ड्स होते हैं उनमें मोर्टेलिटी कम देखने को मिलती है, क्योंकि अराउंड 5% के। लेकिन हमारे वही अगर एक्यूट जो डिजीज हो जाता है हमारे यंगर बर्ड्स में, तो उनमें क्या होता है कि उनमें आपको जो मोर्टेलिटी जो है सो 5 to 20% और इवन सम केस में 50% तक देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो हमारा डिजीज है वो है लिम्फाइड ल्यूकोसिस। जो लिम्फाइड ल्यूकोसिस में जो हमारा वायरस एसोसिएटेड है ना, उसका इंक्यूबेशन पीरियड काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि ज़्यादा है मतलब चिकन के केस में ज़्यादा है, क्योंकि उनका लाइफ जो होता है ना वही ज़्यादा नहीं होता है। तो उस केस में भी अगर 4 मंथ का या फिर उससे ज़्यादा का अगर हमारा अगर इंक्यूबेशन पीरियड है तो इसको ज़्यादा ही माना जाएगा। ठीक, कोई भी क्लिनिकल साइन तब तक नोटिस नहीं होता है जब तक हमारे बर्ड जो है 16 वीक या फिर उससे ज़्यादा बड़े नहीं हो जाते हैं। अफेक्टिव बर्ड्स के अंदर क्या होता है, अफेक्टेड बर्ड्स में क्या देखने को मिलता है, वीकर, और मतलब अफेक्टेड बर्ड्स होते हैं काफ़ी वीकर हो जाते हैं। ठीक, और जो होता है इनके केस में क्या होता है, ग्रीनिश डायरिया भी देखने को मिलता है टर्मिनल स्टेज में। इनमें देख ली अगर शॉर्ट में देखें तो इनएपिटेंस देखने को मिलेगा, वीकनेस देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन और इमेसिएशन आपको देखने को मिलेगा लिम्फाइड ल्यूकोसिस में। हमारा नेक्स्ट डिजीज जो है वो है इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज। ये किसमें अफेक्ट करता है, जो 3 वीक ऑफ एज से ज़्यादा के चिकन है उनमें अफेक्ट करता है। ठीक, और जैसे ही हमारा डिजीज शुरू होता है उसमें क्या होता है, फीड और वाटर कंजम्पशन हमारे चिकन में क्या होता है, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है, और वाटरी ड्रूपिंग देखने को मिलेगा, और जो उनके फेदर्स होंगे उसमें काफ़ी स्वेलिंग और वेंट के अराउंड देखने को मिलेगा, वेंट पिकिंग भी आपको देखने को मिलेगा, और फेदर कैसा दिखने लगता है, रफल्ड दिखने लगता है, और चिकन कैसे होते हैं, हंस्ड पोजीशन में आपको बैठे हुए देखने को मिलेंगे। और चिकन इन्फेक्ट कब होते हैं, जो चिकन जो होते हैं ना, जो 3 एज से कम होते हैं, वो अगर इन्फेक्टेड हो भी गए तो उनमें कोई भी क्लिनिकल साइन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है इसका। विटामिन इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी जो होता है वो हेल्पफुल हो सकता है, विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करके आप अगर देंगे तो थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है। हाई लेवल ऑफ टेट्रासाइक्लिन जो होता है ना वो भी आप दे सकते हैं। इसमें हाई लेवल ऑफ अगर टेट्रासाइक्लिन अगर आप इस केस में अगर आप इसको ट्रीट करने के लिए देंगे तो उसमें क्या होगा कि टेट्रासाइक्लिन क्या होता है ना कि वो कैल्शियम के साथ टाइप कर लेता है, और उस केस में आपके चिकन में रिकेट्स का भी सिम्टम देखने को मिल सकता है। और इस केस में वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो आप वैक्सीनेट भी करा सकते हैं, इसके एक तरह से प्रिवेंटिव मेजर है। नेक्स्ट जो हमारा डिजीज है वो है आई ड्रॉप सिंड्रोम। और देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी उतना रिलायबल साइन और सिम्टम नहीं है, अदर देन कि एक प्रोडक्शन आपका घट जाएगा और एक क्वालिटी को रिड्यूस कर देगा। इसमें क्या होता है कि अचानक से हमारे हेंस जो क्या होते हैं कि थिन सेल्ड
और या फिर सेललेस एग देना शुरू कर देते हैं। एक बार ये डीज एस्टेब्लिश हो जाता है तो एक प्रोडक्शन जो होता है ना, मतलब जो टारगेट आपका है उसको अचीव कर पाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। इसमें ट्रांजिएंट डायरिया देखने को मिलेगा, डलनेस देखने को मिलेगा, एक और जैसे आपका एक सेल जो चेंज होता है उससे पहले आपको जो है सो ट्रांजिएंट डायरिया या फिर डलनेस देखने को मिलेगा। और जो है सो मतलब स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक फर्टिलिटी और हैचेबिलिटी पर अफेक्ट नहीं पड़ता, बट एक के क्वांटिटी और क्वालिटी पर अफेक्ट पड़ता है। कोई भी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं है इसका। और मोल्टिंग जो है, इंड्यूस्ड मोल्टिंग जो है सो आपका एक प्रोडक्शन को जो है सो मतलब रिस्टोर कर सकता है। प्रिवेंशन क्या है? सिंपल सा बायोसिक्योरिटी प्रोग्राम, गुड बायोसिक्योरिटी प्रोग्राम को फॉलो करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट डिजीज है वो है फाउल कॉलेरा। फाउल कॉलेरा जो है 6 वीक ऑफ एज से ओल्डर जो हमारे बर्ड्स होते हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है। एक्यूट आउटब्रेक में क्या होता है, कुछ हमारे बर्ड्स मरने लगेंगे, वो हमारा फर्स्ट साइन है। जो है सो रिड्यूस फीड कंजम्पशन आपको दिखने का, म्यूकार्ड डिस्चार्ज जो है सो माउथ से देखने को मिलेगा, रफल्ड फेदर देखने को मिलेगा, डायरिया, लेवर्ड ब्रीडिंग में भी इसमें भी देखने को मिलेगा। जैसे ही डिजीज प्रोग्रेस करता है तो बर्ड का वेट लॉस होने लगेगा और लेम हो जाते हैं जॉइंट इन्फेक्शन के कारण, बिल्कुल लेम बिहेव करने लगेंगे जॉइंट इन्फेक्शन के कारण। रैटलिंग नॉइज आपको उसमें मिलेगा, यानी झुंझुने जैसा साउंड उनके जो है सो मतलब देखने को मिलेगा जैसे ही वो मतलब वो सांस वगैरह लेंगे उसमें। जैसे ही फाउल कॉलेरा आपका क्रोनिक हो जाता है, ठीक, तो वेटल और स्वॉलन जॉइंट्स मिलेगा और फूड पैड्स में भी। और देखिए क्या होता है इस केस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, सीजियस एक्सक्यूडेट्स में भी देखने को मिलेगा आइज के अराउंड, ठीक। और टर्की में अगर ये डिजीज हो रहा है तो उसका नेक कैसा होगा, ट्विस्टेड नेक सिम्टम में को देखने को मिलेगा। इसका ट्रीटमेंट क्या है, जो सल्फा ड्रग्स है, सल्फा ड्रग्स है कि सल्फोनामिड्स है स्पेशली, या फिर जो सल्फा डाइमेथोक्जीन है, सल्फा क्यूनोजेलेन है, या फिर सल्फा मिथाजीन है, या फिर सल्फा क्यूनोक्सिलेन है, या फिर वैक्सीनेट करा सकते हैं, या फिर दोनों को यूज कर सकते हैं, यानी सल्फा ड्रग्स का यूज कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका मोर्टेलिटी जो है सो रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन देखना चाहिए कि FDA अप्रूव्ड नहीं है ये, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके द्वारा जो है सो एडमिनिस्ट्रेड नहीं है ये। और जो पुलेट हमारे होते हैं 14 वीक से ज़्यादा, उसमें यूज करने के लिए नहीं बोला गया। सल्फा ड्रग्स का क्या होता है ना कि वो आप यूज करेंगे तो उसका रेसिड्यू आपको मीट और एग्स में भी देखने को मिलेगा, इसलिए FDA ने उसको अप्रूव नहीं किया है। एंटीबायोटिक्स यूज किया जा सकता है, पर जो होता है ना लॉन्ग टर्म जो होता है ना, बट लॉन्ग टर्म मेडिकेशन इसमें चाहिए आउटब्रेक को रोकने के लिए। प्रिवेंशन इसका क्या है, फाउल कॉलेरा जो होता है ना इंडेमिक जो होता है ना फॉर्म्स में आया तो वैक्सीनेशन जो कराना चाहिए। देखिए अगर फार्म पे कोई दिक्कत नहीं आए तब तक वैक्सीनेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। रोडेंट के कंट्रोल करने से भी इस डिजीज को हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अब हम फाउल कॉलेरा में होता है फेशियल स्वेलिंग, आपको क्रोनिक कॉलेरा में फेशियल स्वेलिंग देखने को मिलेगा, कान स्वेलिन ईयर देखने को मिलेगा, जॉइंट आपका स्वेलन होगा, जिनका फूट होगा वो भी स्वेलन होगा, या फिर स्वेलन वेटलेस आपको वेटल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज जो है हमारा है ऑम्फेलाइटिस। ऑम्फेलाइटिस में क्या होता है, एक्सटर्नल नेवल इन्फेक्शन है ये, जो अनअब्जॉर्ब्ड लार्ज अनअब्जॉर्ब्ड यॉर्क से देखने को मिलेगा। पेरिटोनाइटिस विथ फीटेड ओडर आपको देखने को मिलेगा। एक्सुडेट्स एडहरिंग टू द नेवल आपको देखने को मिलेगा। ओडेमा स्किन स्वेलिंग जिसको होता है। वेंट्रल बॉडी एरिया में आपको देखने को मिलेगा ओडेमा, सेप्टिसीमिया और डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। कोई भी स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है ऑम्फेलाइटिस का, और मोस्ट ऑफ द बर्ड जो अफेक्टेड बर्ड होते हैं मर जाते हैं पहले कुछ दिनों में अपने लाइफ के। नेक्स्ट जो हमारा डिजीज है वो है सल्मोनेला प्यूलोरम। इन्फेक्टेड चिक्स जो होते हैं वो 5 से 7 दिनों के एज में ही मरना शुरू हो जाते हैं, और जो होता है ना 4 से और जो होता है ना मतलब पीक इसका जो होता है लगभग आने लगता है 4 से 5 दिन। क्लिनिकल साइन इसका क्या है कि हर्डलिंग देखने को मिलेगा, ड्रूपीनेस देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को आपको मिलेगा, वीकनेस देखने को मिलेगा, पेस्टेड वेंस, गैस्पिंग एंड चॉक व्हाइट फीसेस जो है आपको इसके सिम्टम्स हैं। और इसके बाद जो इनके फीसेज में आपको समटाइम जो है ना ग्रीन जो है सो बाइल देखने को मिलेगा। और इसके बाद क्या हो जाता है, जो अफेक्टेड बर्ड्स होते हैं अनथ्रिप्टी हो जाते हैं, स्टंटेड हो जाते हैं, क्योंकि ये खाते ही नहीं हैं। सर्वाइवर जो इसको होता है इसके अंदर सर्वाइवर जो इससे बच भी जाते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होते हैं, यानी उनके अंदर सिम्टम तो नहीं होते हैं बट वो जो होते हैं पैथोजन को कैरी करते हैं।
और उनके अंदर क्या हो जाता है, जो कैरियर्स होते हैं उनके अंदर लोकलाइज इन्फेक्शन हो जाता है ओवरी में। ट्रीटमेंट इसका क्या है कि इसका अभी तक कोई भी जो है सो मतलब उतना बेहतरीन ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, बट सल्फोनामाइड, एंटीबायोटिक्स और एंटीबैक्टीरियल जो है सो कुछ हद तक मोर्टेलिटी को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन कोई भी डिजीज को इरेडिकेट नहीं कर सकता फ्लॉक से। नेक्स्ट जो डिजीज हमारा स्ट्रेस है। कोई भी देखिएगा हमारे चिकन्स को किसी तरह की डिफिकल्टी हो रही है, एनवायरमेंटल कंडीशंस अच्छा नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, वो स्ट्रेस में जा सकते हैं और स्ट्रेस के कारण उनको जो है सो बहुत सारा डिजीज हो सकता है। वो जो है सो मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि स्ट्रेस के कारण वो खाना पीने में भी उनको दिक्कत हो सकता है, इम्यून सिस्टम भी उनका इफेक्ट हो सकता है। तो स्ट्रेस जो होता है ना, बहुत सारे डिजीज को उनके अंदर उनको ससेप्टिबल बना देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा जो डिजीज है वो है कर्ल टू पैरालिसिस। ये किसके कारण होता है, राइबोफ्लेविन, जो राइबोफ्लेविन है उसके डिफिशियंसी के कारण होता है। इस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, पुअर ग्रोथ देखने को मिलेगा, इमेसिएशन, आपको वीकेंस इमेसिएशन देखने को मिलेगा और डायरिया देखने को मिलेगा। और ये वॉक नहीं कर पाते क्योंकि इनके देख सकते हैं कि इनका जो टो जो है ये क्या हो सकता है, कर्ल हो चुका है, यानी थोड़ा सा कर्लिया हो चुका है। इसमें आपको क्या हो सकता है कि ड्रूपिंग ऑफ विंग्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है कि राइबोफ्लेविन 3.6 मिलीग्राम पर केजी ऑफ फीड्स में दे सकते हैं, यानी फीड में अगर 1 केजी फीड है तो उसमें 3.6 जो है सो मिलीग्राम राइबोफ्लेविन दे दीजिए, या फिर राइबोफ्लेविन 1.8 भी दे सकते हैं। और ग्रोअर में 2.2 मिलीग्राम दे सकते हैं। कितने, सॉरी 1.8 मिलीग्राम पर किलोग्राम फीड ग्रोअर में दे सकते हैं और 2.2 मिलीग्राम पर किलोग्राम फीड लेयर में। यानी अगर आप बात करें तो ग्रोअर में कितना देना है, ग्रोअर में देना है 1.8 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ फीड देना है, और लेयर में 2.2 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ फीड, यानी ग्रोअर का ये रहा और लेयर का ये रहा। नेक्स्ट हम देखते हैं कैनाबलिज्म एंड फेदर पिकिंग। कैनाबलिज्म एक प्रॉब्लम होता है जो कि लार्ज पोल्ट्री फ्लॉक्स है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। जब बर्ड्स को हम लोग क्लोज कन्फाइनमेंट में रखते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को पिक करने लगते हैं, यानी एक दूसरे का पंख वगैरह नोचना, एक दूसरे पर हमला करना, ये देखने को मिलता है। और इसके अंदर क्या होता है कि आपके फ्लॉक्स में बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी देखने को मिलता है, क्योंकि जब क्लोज कन्फाइनमेंट में रहते हैं तो वो एक दूसरे पर हमला करने की वजह से, फेदर पिकिंग करने की वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उनके अंदर इंजरी देखने को मिलता है और वो मॉर्टेलिटी आपको इस केस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके कारण और क्या होता है कि एक जो प्रोडक्शन है वो भी हमारा ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है, क्योंकि जो पेक्ड बर्ड होते हैं जिनका पंख वगैरह नोचे या फिर जो ज़्यादा इंजर हो जाते हैं वो काफ़ी स्ट्रेस फील करते हैं और स्ट्रेस कंडीशन में जो उनका एक प्रोडक्शन है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है। और कुछ चिकन आपको ज़्यादा कैनाबलिज्म इन्वॉल्व देखेंगे कुछ के मुकाबले। और देखिए इसका प्रॉब्लम का जो कॉज है ना वो बहुत सारा है, जैसे कि देखिए अगर वेंटिलेशन जो होता है ना, हीट अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, वेंटिलेशन नहीं है पर नेस्ट, ठीक है, और नेस्टिंग एरिया जो है ना वो डार्क नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, हाई डेंसिटी ऑफ बर्ड है, और चिकन के लिए जो है सो कोई भी घूमने वगैरह एक्सरसाइज का जगह नहीं है, और मतलब फीड और एक दूसरे का फीड वगैरह भी काफ़ी क्लोज है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है कि चिकन जो होता है ना अपना फेदर खुद भी कभी कभी खींचने लगते हैं या फिर जो ब्लड भी ड्रॉ करने लगते हैं, और इसके कारण वो अदर बर्ड्स को भी अट्रैक्ट करते हैं उस एरिया में पेक करने के लिए। देखिए ये क्या है, ये एग्रेसिव पेक है जिसके अंदर इनका जो है सो फेदर पूरी तरह से हट गया है। ये नॉर्मल या फिर जेंटल फेदर पेक यानी ज़्यादा इसमें नहीं हुआ, और इसमें केस में क्या हो रहा है आपको सीवियर फेदर पेकिंग देखने को मिल रहा है। अब हमारा जो है सो डिजीज वाला सारा पोर्शन जो है सो खत्म हो चुका है। अब हम वैक्सीनेशन शेड्यूलिंग देखेंगे। सबसे पहले हम वैक्सीनेशन शेड्यूलिंग देखेंगे कैटल में, देन हम लोग देखेंगे सीप एंड गोट में, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पोल्ट्री में। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कैटल एंड बफेलो में। जो फूट एंड माउथ डिजीज होता है उसका पहला डोज हम लोग जो देते हैं वो देते हैं 4 मंथ और उससे ऊपर के कैटल में। बूस्टर डोज जो होता है फर्स्ट डोज के 1 मंथ के बाद हम लोग देते हैं, और सब्सिक्वेंट डोजेस कितना दिन के बाद पड़ता है, 6 मंथली पड़ता है। HS यानी हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया में हम पहला डोज जो है सो 6 मंथ और उससे ऊपर में देते हैं,
और बूस्टर डोज इसकी ज़रूरत नहीं है, और एंडेमिक एरिया अगर है तो उसमें एनुअली डोज देते हैं। ब्लैक क्वार्टर की बात करें तो 6 मंथ या फिर उससे एबव वाले में हम लोग पहला डोज देते हैं, और एनुअली एंडेमिक एरिया में। ब्रुसेलोसिस में क्या करते हैं हम लोग, 4 से 8 मंथ के एज में जब हमारे कैटल पहुंच जाते हैं तो उसमें हम लोग जो है सो ब्रुसेलोसिस का पहला डोज देते हैं, और बूस्टर डोज सिर्फ फीमेल काउस में देते हैं, और एक बार अगर पड़ जाए तो वो लाइफ टाइम तक काम करता है। अब नेक्स्ट जो हमारा वैक्सीन है थैलेरोसिस के लिए है, जो कि 3 मंथ या फिर उससे एबव के काउस में हम लोग देते हैं। बूस्टर डोज की जरूरत नहीं पड़ती है, वंस इन ए लाइफ टाइम जो हो सकता है वो हमारी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर क्रॉस ब्रीड है तो मतलब जो है तो सब्सिक्वेंट डोज हमारे सिर्फ क्रॉस ब्रीड या फिर एक्जोटिक कैटल में ही देने की जरूरत पड़ती है। एंथ्रेक्स की बात किया जाए तो 4 मंथ या फिर उससे एबव के काउस में दिया जाता है ये, और इंडेमिक एरिया में एनुअली दिया जाता है। इस केस में भी हमको देने की जरूरत नहीं पड़ती है बूस्टर डोज को। IBR जो है हमारा, उसमें जो है सो हमें 3 मंथ या उससे एबव के जो कैटल होते हैं उनमें देना है। 1 मंथ के बाद, पहले डोज के 1 मंथ के बाद हमको बूस्टर डोज देनी है, और 6 मंथली जो है सो हम इसको सब्सिक्वेंट डोज देना है। और इसका वैक्सीन प्रेजेंटली इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। रेबीज जो है सो पोस्ट बाइट दिया जाता है ना, इसी से किसी रेबिड डॉग ने काट लिया हमारे कैटल्स को, तो उसमें जो है सो इमीडिएटली आफ्टर बाइट जो है सो हम लोग देते हैं। इसके बाद हम लोग चौथे दिन देते हैं बूस्टर डोज, इसके बाद फिर 7वें, 14वें, 28वें और 90 दिन वाला जो है सो हमारा ऑप्शनल है। पहला डोज के बाद हम लोग देते हैं जब हमारे जो है सो मतलब रेबिड डॉग अगर काट लेता है तो। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको नोटिस क्या करना है वैक्सीनेशन के द्वारा, वैक्सीनेशन के टाइम हमारा एनिमल जो है सो गुड हेल्थ में होना चाहिए, और जो वैक्सीन होना चाहिए कोल्ड चेन ऑफ द वैक्सीन वेयर एवर प्रिस्क्राइब शुड बी मेंटेन टिल द टाइम ऑफ प्रॉपर टिल द टाइम ऑफ यूज। यानी प्रॉपर जो है सो कोल्ड जो होता है ना, कोल्ड जो फैसिलिटी होता है वो अवेलेबल होना चाहिए हमारे वैक्सीन के लिए। रिस्टेनिंग ऑफ एनिमल काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है वैक्सीनेट करते टाइम वो जो है सो ज़्यादा हिले डुले नहीं, और डोज को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। 80% पॉपुलेशन को मिनिमम वैक्सीनेट करना है, ठीक। और ये जो है ना वैक्सीनेशन से 2-3 वीक पहले हमारे एनिमल्स में क्या करना है, डिवॉर्मिंग करना है, ठीक है। और डिजीज जैसे कि मान लीजिए कि कोई डिजीज मानसून मौसम में बहुत तेजी से फैल रहा है, तो एटलीस्ट मानसून मौसम शुरू होने से पहले जो है मानसून का सीजन शुरू होने से 1 मंथ पहले हमको वैक्सीनेट कराना है। और देखिए एडवांस प्रेगनेंसी के केस में वैक्सीनेशन नहीं कराना है, ठीक है, क्योंकि उससे दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग जो चलते हैं वह है सीप एंड गोट में वैक्सीनेशन शेड्यूलिंग। तो PPR जो हमारा जो पेस्टी रूमिनेंट जो है उसमें पहला कराते हैं हम लोग 3 मंथ के जो एज होते हैं किड या फिर लैम्ब या फिर उससे उसमें कराते हैं, और 3 साल में एक बार, 3 साल पर रेगुलर वैक्सीनेशन चलते रहता है, ठीक है। एंटेरोटॉक्सीमिया का हम लोग जो होता है 4 मंथ के किड और लैम्ब में कराते हैं अगर डैम वैक्सीनेटेड है तो, और फर्स्ट वीक ऑफ किड में कराते हैं जब डैम हमारी वैक्सीनेटेड नहीं है। और मानसून से पहले जो है सो मतलब यानी मोस्टली मई में हम लोग इसका बूस्टर डोज जो है या फिर रेगुलर वैक्सीनेशन कराते हैं। बूस्टर वैक्सीनेशन पहला वैक्सीनेशन पड़ने के बाद कराएंगे। FMD का जो वैक्सीनेशन है वो 4 मंथ के किड या फिर लैम्ब या फिर उससे वो में कराते हैं, और ट्वाइस ईयर में कराते हैं। सितंबर में कराएंगे एक बार और एक बार मार्च में। CCPP का जो हम लोग का जो वैक्सीनेशन है वो फर्स्ट वैक्सीनेशन 3 मंथ या उससे ऊपर के किड या फिर लैम्ब में होता है, और वंस एनुअली होता है, यानी जनवरी के मंथ में मतलब कराया जाता है एनुअली। HS का जो वैक्सीनेशन होता है वो मतलब क्या बोलते हैं ना, ये भी लगभग ये हेमरेजिक सेप्टिसेमिया का भी जो वैक्सीन है वो 3 to 4 मंथ और एबव के किड या लैम्ब में कराते हैं, और वंस एनुअली बिफोर मानसून इसमें भी होता है। एंथ्रेक्स का वैक्सीनेशन जो है 6 मंथ के एज या फिर उससे ऊपर वाले में कराते हैं, और वंस एनुअली होता है अफेक्टेड एरिया में सिर्फ। ब्लैक क्वार्टर का जो वैक्सीनेशन है वो 6 मंथ ऑफ किड या फिर लैम्ब में कराते हैं, और इसका भी वैक्सीनेशन एनुअली होता है बिफोर मानसून। गोट पॉक्स का जो वैक्सीनेशन वो 3 मंथ के या फिर उससे ऊपर के एज वाले जो है सो किड या लैम्ब में होता है, और एनुअली जो है सो दिसंबर में होता है। किड और लैम्ब नहीं, सॉरी, ओनली फॉर किड होता है, क्योंकि गोट में ही सीवियरिटी इसका देखने को मिलता है। अब हम लोग चिकन पे आ जाते हैं।
चिकन में बात करें तो हमारे जो ब्रॉयलर्स होते हैं उनका वैक्सीनेशन बात किया जाए तो जो हमारा जिस दिन आते हैं, जिस दिन उनका जन्म हो, उस दिन मारेक डिजीज का वैक्सीनेशन कराते हैं जो कि HVT है। फर्स्ट वीक में रानीखेत डिजीज या फिर RDVF का वैक्सीनेशन कराते हैं। सेकेंड वीक में इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वैक्सीन। थर्ड वीक में इन्फेक्शियस बर्सल वैक्सीन जो है जिसको गम्बरू डिजीज भी कहते हैं उसका वैक्सीनेशन कराते हैं। और फोर्थ डीज में बूस्टर डोज RD लसोटा का पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं लेयर बर्ड के लिए। तो 0 डेज में पहला जो फर्स्ट डे जिस दिन मतलब वो निकलती है बाहर सेल से, उस दिन मारेक डिजीज का वैक्सीन पड़ता है। फर्स्ट वीक में रानीखेत डिजीज वैक्सीन पड़ेगा। सेकेंड वीक में लीची डिजीज वैक्सीन, ये ऑप्शनल है, ठीक है। सेकेंड से थर्ड वीक में इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज वैक्सीन या फिर प्रूनिंग इंटरमीडिएट जॉर्जिया वाला वैक्सीन। 3 to 4 इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस। 4 to 5 वीक में IV वैक्सीन बूस्टर पड़ता है। और 5 to 6 वीक में RD वैक्सीन बूस्टर लसोटा का बूस्टर डोज पड़ता है। 6 में फाउल पॉक्स वैक्सीन और इन्फेक्शियस कोराइजा वैक्सीन पड़ेगा। और 8th वीक में देखा जाए तो RD वैक्सीन RDVK या फिर R2B वैक्सीन पड़ता है। 9th वीक में फाउल पॉक्स वैक्सीन पड़ेगा। और 12 से 13 वीक में IB का बूस्टर पड़ेगा। और 18 वीक में फिर से RD का बूस्टर पड़ेगा। और 45 to 50th वीक में RD लसोटा रिपीटेड एवरी वंस इन 2 मंथ। 2 मंथ पर इसको रिपीट करना है, ठीक है। तो आज हम लोग ने जो देखा उसके बारे में पहले क्विक रिकैप कर लेते हैं। आज हम लोग ने क्या देखा, डिजीज देखा किसका, जो पोल्ट्री में डिफरेंट डिजीज हो रहे हैं उनके देखा। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, वैक्सीनेशन स्केड्यूलिंग के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। वैक्सीनेशन स्केड्यूलिंग किसके किस में देखा, सबसे पहले वैक्सीनेशन स्केड्यूलिंग हम लोगों ने कैटल में देखा। फिर हम लोगों ने गोट एंड सीप में देखा। देन हम लोगों ने जो बॉयलर्स होते हैं उनमें देखा। देन हम लोगों ने लेयर्स में देखा। तो इसके साथ जो है सो हमारा ये वाला डिजीज वाला और वैक्सीनेशन वाला पोर्शन खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पोल्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। पोल्ट्री हमारा जो है सो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ विजेता सीरीज जो IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए जो है सो फिलहाल में लॉन्च किया गया है। इसके साथ आपको जो है सो 50+ स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर और उनका सोल्यूशन भी मिलेगा। 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। मान लीजिए आपको कोई टॉपिक समझने में दिक्कत हो रही है, आपने लेक्चर देखा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपने कोई क्वेश्चन देखा उसमें आपको डाउट हो रहा है, या फिर किसी तरह की समस्या हो रही है, कोई कंसेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है, तो उसके साथ लिए आपको 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। वैलिडिटी इसकी जो है सो एग्जाम तक रहेगी। और ये हमारे टॉप रैंकर्स जो ICRPG एग्जाम के उनके द्वारा प्रिपेयर किया गया है, तो काफ़ी एक्सपर्ट लोग के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। तो आप प्लीज़ इसे ज्वाइन करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि सबको हेल्प मिल सके और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल सके। थैंक यू।